नहीं करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है बाल विकास का, बालक के विकास पर पहली बार वैज्ञानिक विचरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पेस्टालोजी ने किया था। पेस्टालोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो बेबी बायोग्राफी है। याद रखिएगा, दो बार प्रश्न को रिपीट नहीं करूंगा, एक बार में भी आंसर आपको बता दिया करूंगा, जिससे कि ज़्यादा समय व्यतीत ना हो हमारा। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बाल विकास के नाम से जाना जाता है। बाल अध्ययन आंदोलन का संबंध किस स्थान से है? तो ये अमेरिका से। कहाँ हुआ था बाल अध्ययन आंदोलन? तो ये अमेरिका में हुआ था। बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? कब हुआ था? 1893 में हुआ था। इसके जन्मदाता कौन थे? इसके जन्मदाता स्टैनली हॉल थे। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। बाल अध्ययन समिति व बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? तो ये जाता है स्टैनली हॉल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आठवां प्रश्न है, स्टैनली हॉल ने किस विधि से बाल विकास का अध्ययन किया है? तो ये प्रश्नावली विधि है। स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली विधि से बाल विकास का अध्ययन किया है। शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला था? तो ये विलियम हेली के द्वारा खोला गया था। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। भारत में देखिए, भारत में पूछा गया है तो 1930 आपका राइट आंसर होगा। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत किसके प्रयासों से शुरू हुई थी? यहाँ पर देखिए, किसके प्रयासों से शुरू हुई थी ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा गीजूभाई बधेका। गीजूभाई बधेका ने मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर किस संस्था की स्थापना की? तो उन्होंने बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? 1920 में। गीजूभाई बधेका ने मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। कब की थी? तो 1920 में की थी। भारत में अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जैसा कि 1930 में मैंने आपको बताया था। किसके द्वारा की गई थी ये पूछा गया, तो ये ताराबाई मोडेक के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। कब की गई थी? 1887 में। सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? यहाँ पर देखिए ना, भारत में पूछा गया है, यहाँ डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो यह पेस्टालोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1774 में। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो ये किया था जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ये जाहिर सी बात है, आप सभी को पता होगा, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। यहाँ परिभाषा जो है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दी गई परिभाषा है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बीने व साइमन द्वारा। कब किया गया था? 1905 में। याद रखिएगा, जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था वो बीने व साइमन के द्वारा किया गया था 1905 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये बेंगलुरु में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। अगला प्रश्न है, नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1989 में। अधिगम व्यक्ति की शक्तियां तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। यहाँ जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये डेनियल बेल के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। 1951 में रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? कार्ल रोजर्सन ने किया था। कब किया था? 1951 में। क्या किया था? रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया था। किसके द्वारा? कार्ल रोजर्स के द्वारा। मोटिवेशनल एक पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक पर्सनैलिटी नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मेस्लो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनुभव तथा
प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यहाँ पर जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये गेट्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। यहाँ पर जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दी गई परिभाषा है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो ये लैटिन भाषा से हुई थी। याद रखिएगा, जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई थी ये लैटिन भाषा से हुई थी। सीखना अनुभव परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? अधिगम की सबसे ज़्यादा परिभाषा अभी आपको मिलेगी, तो ये क्रोनबेक के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया कथन है। अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये क्रोनबेक के द्वारा दी गई परिभाषा है। बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है। यह किसने कहा? तो ये फ्रोबेल द्वारा कहा गया है कि बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है। गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उस अध्ययन को आप क्या कहेंगे? बाल विकास कहेंगे। अभ्यास व अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये मॉर्गन व किंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। रूसो की किस पुस्तक से उनके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलती है? तो इन्होंने एमिल नामक पुस्तक लिखी है, उसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलती है। प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। यहाँ परिभाषा किसने दी है? तो ये S.H. चौहान के द्वारा दी गई परिभाषा है। बाल विकास के महत्व को सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया है? तो वो है प्लेटो। याद रखिएगा, बाल विकास के महत्व को सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यहाँ पर जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा परिभाषा दी गई है। द रिपब्लिक किसकी रचना है? जो द रिपब्लिक पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो ये प्लेटो की रचना है। इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? स्कूल ऑफ इन्फेंसी का अर्थ होता है बचपन का स्कूल। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जोहन अमोस कॉमेनियस द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा 43वां, पहली बार किस पुस्तक में बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया गया? तो ये आरबिक विक्टोस पुस्तक है, इसकी मदद से या फिर इसमें बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया गया। प्रसिद्ध पुस्तक आर्सिक विक्टोस की रचना किसने की थी? तो ये की थी कॉमेनियस ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जोहन अमोस कॉमेनियस द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक आरबिक विक्टोस है इसकी रचना की गई। लैटिन शब्द साइकी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लैटिन शब्द साइकी का क्या अर्थ होगा? आत्मा होगा। क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक कौन है? तो वो है प्रेयर। याद रखिएगा, क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक कौन होंगे? प्रेयर होंगे। किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है? ये पूछा गया है किसके अनुसार? तो ये है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। याद रखिएगा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को गर्भावस्था प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किसने माना है? किसके द्वारा माना गया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा माना गया है। किसके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तकें किसने लिखी? यानी कि जो 32 पुस्तकें सर्वाधिक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनफैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये टेन के द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा, इनफैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक टेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? तो ये बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की थी? तो ये सली के द्वारा की गई थी। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेक्ट नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेक्ट नामक जो पुस्तक है ये डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। यहाँ कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रेयर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपको इन 500 प्रश्नों में देखने को मिलेगी। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये स्टैनली हॉल को कहा जाता है। 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यहाँ पर देखिए भारत में पूछा गया है 1916 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय मनोविज्ञान की स्थापना पूछी गई है। एसोसिएशन की स्थापना तो ये की गई थी 1924 में। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख माना जाता है? तो ये ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसका योगदान माना जाता है? पियाजे का। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1930 में हुई थी। देखिए भारत में पूछा गया है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बाल विकास के अध्ययन की 1930 में हुई थी। बाल अध्ययन की क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का प्रतिपादक कौन है? तो इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, फ्रेयर है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे क्योंकि ये 500 प्रश्न में ऐसा देखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रश्न आ चुका है कौन सा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। कुछ ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, लगभग 8 से 10 प्रश्न ही रिपीटेड प्रश्न है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने बताया है? तो ये किसके द्वारा बताया गया है? मैकडूगल के द्वारा बताया गया है। बाल अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे टाइडमैन, याद रखिएगा। किसने मनोविज्ञान को जीवनधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बताया है? तो किसके द्वारा बताया गया है? तो ये जिम्बार्डो के द्वारा बताया गया है। बाल अध्ययन की लंबात्मक विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्ल सी गेरिसन के द्वारा किया गया था। बाल अध्ययन की लंबात्मक विधि का प्रतिपादक। मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा है? तो ये वाटसन द्वारा कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान वाटसन के द्वारा कहा गया है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? तो ये वाटसन के द्वारा किया गया था। बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि का प्रतिपादक। बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? तो ये विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक। गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले परिवर्तनों को हरलोक ने किस श्रेणी में रखा है? तो उन्होंने रचनात्मक श्रेणी में रखा है। बाल मनोविज्ञान में बालक की किस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो ये गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है बाल मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा शुरू हुआ था? यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु के काल में किस विषय की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन आरंभ हुआ? तो यह है दर्शन शास्त्र। बाल विकास में बालक की किस अवस्था पर ध्यान देते हुए अध्ययन किया जाता है? तो ये गर्भावस्था से किशोरावस्था, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए सीखने का अनोखा काल और जीवन का अनोखा काल दोनों में अंतर है, दोनों में ध्यान दीजिएगा। सीखने का अनोखा काल पूछे तो आपका राइट आंसर शैशवावस्था होगा और जीवन का अनोखा काल पूछे तो आपका राइट आंसर बाल्यावस्था होगा। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास को किस अवस्था को पठार अथवा विश्रामा अवस्था कहा जाता है? तो ये जन्म के 10 दिन से जो 14 दिन की अवस्था होती है उसे पठार अथवा विश्रामावस्था कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ क्या है?
अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आत्मा का अध्ययन, अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है वो आत्मा का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान पहले किसकी एक शाखा के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो ये दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये रुडोल्फ के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ये रुडोल्फ के द्वारा किया गया था। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है, तो यह है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। बालक स्वार्थी तथा स्वकेंद्रित किस अवस्था में होता है, तो वो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की, जिसमें बालक स्वार्थी तथा स्वकेंद्रित अवस्था में होता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। प्रश्न में पूछा गया है कि जो संवेदी पेशी अवस्था है उसकी अवधि कितनी होती है, तो उसकी अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष की। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये विलियम जेम्स को जाता है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई, तो ये जॉन डीवी के द्वारा की गई। दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है, यहाँ पर देखिए दूध के दांतों की संख्या पूछी है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 20 होगा। स्थायी दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है, तो ये थी 5 अक्टूबर 1981 से। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये पावलोव के द्वारा दी गई परिभाषा है। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जेबी वॉटसन द्वारा दिया गया कथन है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है, तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये फ्रायड के द्वारा दिया गया कथन है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह कथन किसका है, तो ये स्ट्रिंग द्वारा दिया गया कथन है। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है, तो ये रूसो का कथन है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का आविष्कार किया। अब वहाँ व्यवहार को स्वीकार करता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया कथन है, तो ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। व्यवहार में अर्जन में उत्तरोत्तर या फिर क्रमशः प्रगति ही अधिगम है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है 20वीं सदी को बालक की शताब्दी। अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। प्रयास और त्रुटि से होने के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो यहाँ जो परिभाषा दी गई है ये पावलोव के द्वारा दी गई परिभाषा है। गिरोह या फिर जो गेंग वाली जो अवस्था होती है वह कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती है बाल्य अवस्था। इस अवस्था को गिरोह या फिर गेंग वाली अवस्था कहते हैं। इसमें बालक गेंग बना के या फिर गिरोह बना के खेलते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यहाँ किसका कथन है, यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। दोनों प्रश्न यहाँ पर एक जैसे लग रहे हैं। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, आपका राइट आंसर क्या होगा, प्लेटो। स्लेट से आप याद रख सकते हैं, स्लेट और प्लेट में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं कि जो बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, प्लेटो के द्वारा। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, जॉन लॉक के द्वारा दिया गया कथन है। अब देखिए एक और प्रश्न है, बालक का मन कोरा कागज होता है, यहाँ कथन किसका है, तो ये रूसो का कथन है। तीनों प्रश्न आपको एक जैसे लगेंगे, इसके आंसर अलग अलग है। तीनों को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर ध्यान में रखिएगा। 102वां प्रश्न है हमारा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, अरस्तु द्वारा दिया गया कथन है।
शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए त्रिध्रुवी प्रक्रिया पूछे तो आपका राइट आंसर होगा जॉन डीवी। और यदि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यहाँ किसने कहा, तो आपका राइट आंसर होगा जॉन एडम्स। याद रखिएगा, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया पूछे यह किसने कहा, तो ये जॉन डीवी के द्वारा कहा गया। और शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा, तो ये जॉन एडम्स के द्वारा कहा गया। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया, तो ये ब्लूम के द्वारा कहा गया कि जो मूल्यांकन है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यहाँ कथन किसने दिया है या फिर किसका कथन है, तो ये रूथ वेलेंडिक्ट का कथन है। किसने कहा है शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है, तो ये श्री अरविंदो का कहना है। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है, यहाँ परिभाषा किसने दी है, तो यहाँ परिभाषा हिलगार्ड के द्वारा दी गई है। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता व राधा कमल मुखर्जी ने। याद रखिएगा, भारत में जो सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है वो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता व राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है, तो ये शैशवावस्था को माना जाता है। समुचित सावेकिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, तो ये शैशवावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यताओं के रूप में परिभाषित किया है, तो यह है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो ये कोहलबर्ग के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। जिन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है, तो वह है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं, कब होते हैं, तो ये किशोरावस्था में होते हैं। बाल मनोविज्ञान को जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन किसने माना है, तो ये बर्क ने माना है। याद रखिएगा, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक का जो अध्ययन माना है वो बर्क के द्वारा माना गया है। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु होती है, तो वो होती है 5 वर्ष की। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जिन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया, तो ये साक्षात्कार विधि को इन्होंने अपनाया। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यहाँ किस विद्वान का कथन है, तो ये जिन पियाजे का कथन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जिन पियाजे का कथन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया है, तो ये बंडूरा के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये बंडूरा के द्वारा विकसित किया गया है। शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 350 ग्राम का होता है लगभग। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये 1400 ग्राम होता है लगभग। याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग 1400 ग्राम का होता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। क्षणिक संवेग की अवस्था किस काल को कहा जाता है, तो यह है शैशवावस्था। याद रखिएगा, क्षणिक संवेग की जो अवस्था है वो शैशवावस्था को कहा जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो वो है बाल्यावस्था। इस अवस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। किस काल को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है, तो वो है शैशवावस्था। याद रखिएगा, इस काल को भावी जीवन का आधारशिला कहा जाता है। शैशव काल का समय कौन सा होता है, यहाँ पर देखिए शैशव काल का समय पूछा है तो राइट आंसर आपका जन्म से 3 सप्ताह तक होगा।
मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? तो ये शैशवावस्था को कहा जाता है। जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं धनात्मक विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वॉटसन का कथन है। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है? सभी को पता है, साधारण सा प्रश्न है, सीखना होता है। अधिगम का सामान्य अर्थ अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये सीखना कहलाता है। शिक्षा का अधिनियम ये कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था शिक्षा का अधिनियम। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम ये कब लागू किया गया? तो ये अगस्त 2009 को लागू किया गया। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो ये किया था अल्फ्रेड बीने ने। मानसिक आयु के माध्यम से जो बुद्धि को परिभाषित किया गया ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। याद रखिएगा, जो अल्फ्रेड बीने हैं ये फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे अल्फ्रेड बीने। बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा ही दिया गया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। यहाँ पर देखिए बुद्धि के 2 जो कारक है, यहाँ पर जो सिद्धांत दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के 2 कारक पूछे या फिर 3 कारक पूछे, दोनों जो सिद्धांत हैं किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी थे। प्याज काटते समय आंख से पानी आना मानव व्यवहार की किस प्रकार की क्रिया है? तो ये एक सहज क्रिया है। याद रखिएगा, प्याज काटते समय आंख से पानी आना मानव व्यवहार की एक सहज क्रिया है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। आंखों को झपकाना, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ हटा देना आदि किस प्रकार की क्रिया है? तो ये किस प्रकार की क्रिया होगी? प्रतिवर्ती क्रियाएं होगी। खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मूल प्रवृत्ति का परिमार्जक क्या कहलाता है? तो ये अधिगम कहलाता है। याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति का जो परिमार्जक है ये क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। किस प्रकार के परिवर्तनों को अधिगम में शामिल किया गया है? तो ये है स्थायी। याद रखिएगा, स्थायी परिवर्तनों को अधिगम में शामिल किया गया है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वुडवर्थ के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यहाँ किसका कथन है? तो ये मैकडूगल का कथन है। अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। जो अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है ये किशोरावस्था को कहा जाता है। मनोविज्ञान अनुसंधान के कितने चरण हैं? तो ये 4 चरण हैं। कौन से 4 चरण हैं? समस्या का चयन, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना तथा निष्कर्ष पुनरीक्षित करना। ये 4 चरण हैं मनोविज्ञान अनुसंधान के। याद रखिएगा, किस संप्रदाय के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देते हुए मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है? तो वह है संरचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत। व्यवहारवादी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो ये है जॉन ब्राइट वाटसन। वाटसन व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन सा संप्रदाय रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है? तो वो है व्यवहारवादी संप्रदाय। याद रखिएगा, व्यवहारवादी संप्रदाय रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। भाव का त्रिविमी सिद्धांत किसने दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाव का त्रिविमी सिद्धांत पूछा गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये विलियम वुंड के द्वारा दिया गया है। इसमें उत्तेजना शांत, तनाव शिथिलन तथा सुखद दुखद आता है त्रिविमी सिद्धांत के अंतर्गत। टिचनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? तो इसने 3 तत्व बताए। याद रखिएगा, टिचनर ने 3 चेतना के तत्व बताए हैं। कौन कौन से? संवेदन, भाव तथा
प्रतिमा या फिर प्रतिबिंब। ये तीन तत्व किसके द्वारा बताए गए हैं? टिचनर के द्वारा बताए गए हैं, चेतना के। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय पाठ्यक्रम की विशेष वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है? तो वो है कार्यात्मकवादी संप्रदाय। कार्यात्मकवादी संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किस संप्रदाय को जाता है? तो वह प्रकारवाद संप्रदाय को जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो यह है किशोरावस्था। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो यह है गेस्टाल्टवादी की। याद रखिएगा, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की देन है। किस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो वह मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय ने। किस संप्रदाय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है? तो वह मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। याद रखिएगा, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। नए कौशलों को सीखने व क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल किसे माना जाता है? तो ये बाल्यावस्था को माना जाता है। मानवतावाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये मेस्लो व रोजर्स को माना जाता है मानवतावाद का प्रतिपादक। एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था को कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। दल भक्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था ये कौन सी अवस्था होती हैं? तो ये किशोरावस्था होती हैं, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। मन के कितने प्रकार होते हैं, या फिर मन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन व अवचेतन। ये 3 प्रकार होते हैं मन के। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? तो वो मानव व्यवहार कहलाती है। याद रखिएगा, शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार कहलाती है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का कथन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक की कृपा पर निर्भर है, यहाँ किसने कहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? B.N. झा के द्वारा कहा गया कथन है। मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया है। यहाँ परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ परिभाषा डेविस के द्वारा दी गई परिभाषा है। स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किन पर प्रयोग किया? तो इन्होंने चूहे पर किया। चूहे पर कब किया? 1930 में किया। और फिर किया कबूतर पर। कबूतर पर कब किया था? 1943 में। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि में प्रयोग किए गए भावार्थ, उदाहरण, प्रश्नोत्तर इत्यादि को क्या कहा जाता है? तो इसे शिक्षण युक्ति कहा जाता है। शिक्षण विधियां तथा शिक्षण युक्तियां संयुक्त रूप से किसमें समाहित रहती हैं? तो ये व्यूह रचना में समाहित रहती हैं। याद रखिएगा, शिक्षण विधियां तथा शिक्षण युक्तियां संयुक्त रूप से व्यूह रचना में समाहित रहती हैं। वे आदर्श जिन्हें एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो वो लक्ष्य कहलाते हैं। कि वे आदर्श जिन्हें एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है वहाँ लक्ष्य कहलाते हैं। किसी उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो वो अनुक्रिया व्यवहार कहलाती है। स्व इच्छा से होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे स्किनर। लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है? तो ये उद्देश्य को। याद रखिएगा, लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन उद्देश्य को माना जाता है। मनोविज्ञान में उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये बोबित महोदय ने। याद रखिएगा, मनोविज्ञान में उद्देश्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो बोबित महोदय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है,
ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया है? तो उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 3 भाग? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। याद रखिएगा, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। जीवन की बसंत ऋतु किस काल को कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है जीवन की बसंत ऋतु। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो ये शैशवावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, तीव्रता से शारीरिक विकास की जो अवस्था है वो शैशवावस्था काल को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। टोली दल समूह की आयु किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। टोली दल समूह की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया है? तो ये विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया है। संक्रमण काल की अवस्था या फिर संक्रांति काल किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है, वह अवस्था कौन सी है? तो वह किशोरावस्था है। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यहाँ परिभाषा किसने दी है? तो ये गैरिसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। संघर्ष व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है, संघर्ष व तूफान की अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, वैचारिक क्रिया जो अवस्था है ये बाल्यावस्था काल को माना गया है। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रोफेसर बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1922 में। आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था का काल किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। कॉल्सनिक ने किशोरावस्था का काल किस आयु तक माना है? तो उन्होंने 12 से 21 वर्ष तक की आयु को माना है। कॉल्सनिक ने किशोरावस्था का काल 12 से 21 वर्ष तक की आयु को माना है। शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर लिखता है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है यह जॉन लॉक का कथन है। सामाजिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये कर्ट लेविन को माना जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कर्ट लेविन को माना जाता है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन किसने बताया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा बताया गया है। शिक्षा तथा समाज पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जॉन डीवी की रचना है। याद रखिएगा, शिक्षा तथा समाज जो पुस्तक है ये किसके द्वारा रची गई है? इसके रचनाकार कौन है? जॉन डीवी है। बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा किस नाम से जानी जाती है? तो ये बाल मनोविज्ञान के नाम से जानी जाती है। किसने मनोविज्ञान को मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान बताया है? किसके द्वारा बताया गया है? तो ये मॉर्गन के द्वारा बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है? सरल सा है, आप सभी को पता है, विलियम जेम्स के द्वारा रची गई पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक को कहा जाता है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को ही कहा जाता है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो ये प्लेटो ने भी कहा है। अरस्तु और डेकार्ट इन तीनों ने ही मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो ये पाम्पोलोजी द्वारा कहा गया है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान पाम्पोलोजी द्वारा कहा गया है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? तो ये विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइप्स व जेम्स सली के द्वारा कहा गया है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। साइकोलॉजी एन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस किसकी रचना है? यहाँ पर जो पुस्तक है इसकी रचनाकार कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1915 में। याद रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1915 में किया गया था।
मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है मनोविज्ञान का आदि जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये विलियम जेम्स को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आगे बढ़ते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये विलियम वुंड के द्वारा की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो लिप्जिंग में जर्मनी में किया गया था प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रश्न। और अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण का एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये लक्ष्य था विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता विकसित करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन के माध्यम से बालकों में किन मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए? तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। किस दार्शनिक ने चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की है? तो ये है विलियम मैकडूगल। याद रखिएगा, विलियम मैकडूगल ने चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये विलियम मैकडूगल की प्रसिद्ध रचना है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण किसके लिए किया जाता है, किस हेतु किया जाता है? तो ये छात्रों को ज्ञान निर्माण में सक्षम बनाने हेतु किया जाता है। विज्ञान विषय के शिक्षण का एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं सृजनशीलता का विकास करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो ये है दैनिक गतिविधियाँ। ये सही तरीका है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत दिया गया था यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम पूछा गया है तो वो मातृभाषा है। जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार तो मातृभाषा का होना चाहिए। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्टैनले हॉल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1892 में। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1954 में की गई थी। याद रखिएगा, इलाहाबाद में जो मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता ही अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? तो ये ब्राउन का कथन है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसका है? तो ये फ्रेडसन का कथन है। अधिगम के किस अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक में सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना होता है? तो ये है भावात्मक अनुक्षेत्र। अधिगम की किस प्रक्रिया को बैंकिंग मॉडल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रटना को। याद रखिएगा, अधिगम के रटना को बैंकिंग मॉडल भी कहा जाता है। किसी तथ्य को समझकर उस पर तर्क वितर्क की क्षमता प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वो प्रोसेसिंग मॉडल कहलाता है या फिर सीखना कहलाता है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? तो ये मानी है अरस्तु से। प्रश्न को दोहरा लेते हैं। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? तो ये अरस्तु से मानी है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। याद रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में किसका योगदान माना जाता है? तो ये केटल व थॉर्नडाइक का माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में जो योगदान माना जाता है वो केटल व थॉर्नडाइक का माना जाता है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम, सिद्धांत व मानव विकास के नियम पर बल किसने डाला है? किसके द्वारा बल डाला गया है? तो ये पेस्टोलॉजी के द्वारा डाला गया बल है। साहचर्य पर आधारित अधिगम क्या कहलाता है? तो ये अनुबंध कहलाता है।